सभी बच्चों, आदरणीय गण, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे साथ आज की इस अद्भुत कार्यशाला की सुचारू रूप से और सफल संचालन के लिए हमारे साथ हमारे बड़े भैया आदरणीय तरुण जैन भाई साहब छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। आप दैनिक भास्कर में पत्रकार हैं और आप धारण समाज के बहुत, मैं तो कहूँगा, फेमस और प्रख्यात कवि है। आदरणीय तरुण भाई साहब, मैं आपको यहाँ पे उपस्थित करने के लिए विनम्र निवेदन करता हूँ। आदरणीय तरुण भाई साहब। धन्यवाद अमन भाई। धन्यवाद अमन भाई। आप हेलो। जी जी भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज क्लियर है। आप आवाज आ रही है ना? ओके। जी स्टार्ट करें अपन। जी भाई साहब। अविराज जी हैं साथ में? जी जी, आदरणीय अविराज भाई सर, चाचा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल ओके से। ओके, तो स्टार्ट करें अपन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए पढ़ाई से हटकर, धार्मिक पढ़ाई से हटकर तारणम ई पाठशाला लेकर आया है। आपके नैतिक जीवन में आपके क्या दायित्व होना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए हम और आप सब इकट्ठा हुए हैं। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। आप सभी लोग हमारी इस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विषय है अभिभावकों एवं बच्चों के मध्य संबंधों के बदलते मापदंड। बहुत रोचक विषय है और बहुत आवश्यक विषय भी है। और इस रोचक और आवश्यक विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित है हमारी अपनी ही समाज के श्री अविराज अशोक जी जैन, भोपाल से। आपको लग रहा होगा कि हमारी समाज के हैं, अविराज जी हैं, हो सकता है किसी के रिश्तेदार भी हों, किसी के परिचित भी हों, वो सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि हमारी समाज की यह प्रतिभा आज भोपाल झीलों के नगर से निकलकर पूरे भारत में अपने व्याख्यान, अपनी कार्यशाला, अपनी सेमिनार के लिए अपनी पहचान बना चुके हैं अविराज जी। और आपको एक इनकी खास बात बता दूं कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भोपाल से ही अर्जित की है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप तक की आपने पढ़ाई की। सत्यम कंपनी में पुणे में आपने जॉब किया। लेकिन कहते हैं जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है तो अपनी लाइन खुद बनाता है। तो उन्होंने सत्यम की जॉब को रिजाइन किया और खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी भोपाल वन के नाम से उन्होंने शुरू की और आज वह कंपनी एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ जो उनका शौक था मोटिवेशनल और कार्यशाला और ये तमाम सेमिनार वगैरह को, इसको उन्होंने अपनाया और आज वे बहुत परिचित नाम है। पूरे भारत में वे बुलाए जाते हैं, सुने जाते हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आपसे और हमसे बात करने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और एक खास बात आपके परिचय में मैं दे दूं कि आखिर ये संस्कार, ये बातें करने का जज्बा, हर किसी में बोलने की क्षमता नहीं होती, लेकिन ये बातें करने का, ये बोलने का, ये संस्कार आप में कहाँ से आए? तो हम सब परिचित हैं राजेंद्र अनुरागी जी, स्वर्गीय राजेंद्र अनुरागी जी, जो भोपाल के मूल निवासी थे और ओशो के बड़े विचारधारा से प्रभावित रहे और बहुत बड़े कवि रहे, जिनकी कविताएं आज भी लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आप उनके पोते हैं। तो आइए बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे साथ अविराज अशोक जी जैन का, जो भोपाल से हैं, और उनसे सुनते हैं आज के विषय पर अभिभावकों एवं बच्चों के मध्य संबंधों के बदलते मापदंड पर यह अपने विचार। अविराज जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी जी चाचा जी, आ रही हैं, क्लियर आ रही है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अमन का और इस पूरी संस्था का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे को ये मौका दिया गया। समय अपने पास कम है और टॉपिक बहुत बड़ा है। मेरा इंट्रोडक्शन भैया लोगों ने बहुत अच्छा दे दिया। शायद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मैं भी नहीं दे पाता। मैंने ये जिस तरीके से भैया लोगों ने बताया उस तरीके से मैंने कभी सोचा भी नहीं। बट अपन आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं ये
मान रहा हूं कि आज हमारे बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। अमन, ऐसा है क्या? हेलो। हाँ हाँ चाचा जी। अमन, ऐसा है कि अभिभावक और बच्चे दोनों हैं सेशन में? जी चाचा जी, अधिकतर अधिकतर डिवाइसेस में ऐसा है कि पूरा परिवार सम्मिलित हुआ है। ठीक है, तो आप अब ज्यादा। आदरणीय हाँ चाचा जी। जी, आप अपने फोन पे भी स्वाइप करके आप भी देख सकते हो कि हमारे साथ में काफी सारे परिवार, 115 परिवार अभी मौजूद है और भी जुड़ते जा रहे हैं। जी जी जी, मैं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करता हूं और आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम अभी जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें। एक बार नमोकार मंत्र का, महामंत्र का जाप करेंगे, मन में ही करेंगे और फिर ये सेशन शुरू करेंगे। अपन ये सेशन शुरू कर रहे हैं। एक बार जो जहां है, सेशन शुरू करने के पहले नमोकार महामंत्र का जाप करें मन में ही। और ये सोचें आज हम सबसे पहले कि हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस डिजिटल माध्यम से, तो क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, आज हमें यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के लिए कि आज हमें यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत इस टॉपिक के ऊपर क्यों पड़ी। क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ राइट नाउ, और हम इसी टॉपिक को मिस कर देते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि, अच्छा, हम सभी जितने पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक बात करना चाहूंगा कि हम सभी को एक चीज तो कॉमन लगती है। हम सभी को एक चीज वो कॉमन क्या लगती है कि हम हमारे माँ बाप की ज्यादा इज्जत करते थे बशर्ते जितने बच्चे हमारी इज्जत करते हैं। ये कॉमन चीज है। ये जितने भी लोगों से मैंने बात की, जितने भी लोगों से मैं चर्चा करता हूं, या जितने भी लोगों के साथ मैं आगे पीछे किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता हूं, कहीं ना कहीं टॉपिक वो हो जाता है, यार अब वो जमाना नहीं रहा, यार अब वैसा जमाना नहीं रहा। हमारे पिताजी आते थे तो हम लोग सब लोग डर के मारे अंदर चले जाते थे, हमारे पिताजी के सामने हम बैठ नहीं पाते थे। कई जगह ऐसा होता था कि हम अपने पिताजी के सामने अपने बच्चों को गोद में नहीं ले सकते थे। कई जगह आज भी ऐसा है कि हम अपने पिताजी के सामने अपने बच्चों को गोद में नहीं ले सकते। अच्छा बुरा भला जो भी है वो हमारे पिताजी लोगों को ही हमारे बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। यार अब वो जमाना नहीं रहा, तो ये बात फैक्ट है कि अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो जमाना जो नहीं रहा, वो जमाने को बदलने के पैरामीटर्स और उस जमाने को बदलने में मदद किसने करी? कहीं ना कहीं इस जमाने को बदलने में मदद हम ही लोगों ने करी है। We are somewhere somehow responsible for what we are dealing it today. और क्या होता है कि हम लोग अपनी गलती को, कोई भी इंसान हो, देखिए मैं ये हमेशा से मानता हूं कि इस धरती पे जो सबसे हिम्मत वाला आदमी है वो वही है जो अपनी गलती, स्वयं की गलती स्वीकार कर सके। मैं हमेशा से एक लाइन बोलता हूं, एक्सेप्टेंस इज द रोड टू परसिवरेंस। जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप अपनी गलती को सुधार नहीं सकते। अगर हमें हमारी गलती स्वीकार है, अगर हमें हमारी गलती पता है, कई बार मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं या मेरी वाइफ धर्मपत्नी मुझसे पूछती है कि आपका मूड क्यों खराब है, और मेरा जवाब एक ही रहता है कि मुझे नहीं पता मेरा मूड क्यों खराब है या मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि अगर मुझे ये पता लग जाए कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा तो मैं उसको सुधारने की प्रयत्न करूंगा। किसी ना किसी कारण से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा ये कारण है जिसके जरिए मैं उसको सुधार सकता हूं तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा ना। लेकिन सबसे पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा। किसी भी चीज को सुधारने के लिए पहले मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ मेरी गलती है।
और जो आदमी अपनी गलती सबके सामने एक्सेप्ट कर ले, मेरी राय में, मेरी पर्सनल ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑन मदर अर्थ। इस धरती के ऊपर उससे हिम्मत वाला आदमी, औरत, पुरुष, बच्चा कोई नहीं है। अब हम वापस आते हैं एक चीज पे कि हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में ये रिश्ते बदल क्यों रहे हैं? अच्छा, ये एक बात बताइए, जिनमें अभी जो 3-4 परिवारों को हाथ में देख रहा हूं, ये बात हम मानते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के बीच में रिश्ते बदल रहे हैं? अगर आप लोग मानते हैं ये बात कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मापदंड पे हमारे और हमारे बच्चों के बीच में रिश्ते बदल रहे हैं, तो हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा दिखाइए मुझे हाथ। मान रहे हैं, और बच्चे भी ये बात मान रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे के पेरेंट्स ज्यादा बेटर है। बच्चे ये बात मानते हैं कि हमारा एक जो दोस्त है उसके पापा ने उसके लिए ये किया, जो दूसरा दोस्त है उसकी मम्मी ने उसके लिए ये किया। मानते हैं कहीं ना कहीं, मन में है बच्चों के? अगर बच्चे मानते हैं तो हाथ खड़े करें। चलिए, 1 2 3, मतलब कुछ बच्चे मान रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं। अब इसमें एक बहुत सोचने वाली और बहुत रोचक बात यह है कि हम अपने सिचुएशन को दूसरे की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, आप एक बात ध्यान रखिए, एक बहुत ऑलवेज ट्रू, जैसे हम लोगों को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था कि देयर आर सम ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला एंड देयर आर द समटाइम्स ट्रू फॉर्मूला। मतलब इन फॉर्मूलों से कभी कभी आपका काम बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन हमेशा ये बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो देयर आर ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला एंड देयर आर समटाइम्स ट्रू फॉर्मूला। तो एक ऐसा ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला अपने जीवन में है। अपने जीवन में ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला क्या है? किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में जो ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि हर शख्स की यही कहानी, तेरा सुख भारी और मेरा दुख भारी। कभी भी किसी को अपना दुख दूसरे के दुख से कम लगता ही नहीं है, और कभी भी किसी को दूसरे का सुख अपने सुख से कम दिखता ही नहीं है। हमेशा हम यही बोलते हैं कि तेरा सुख जो है वो भारी है, मेरा दुख जो है भारी है। और यही कंडीशन हम अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के रिलेशनशिप के बीच में भी लाते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उदाहरण देते हैं। हम बच्चों को क्या उदाहरण देते हैं? पहली चीज कि सामने वाले के इतने नंबर आ गए, तुम्हारे दोस्त के इतने नंबर कैसे आए? जबकि हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि भैया तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तो तुम्हारे इतने नंबर बढ़ कैसे सकते हैं? देखिए, हम लोगों को कई बार बच्चों के रिस्पेक्ट में एक बात करें तो तुम लोगों को कभी कभी ये लगता होगा कि यार मुझे डांट क्यों पड़ी, मुझे नहीं पता, राइट? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे डांट क्यों पड़ी, मुझे समझ में नहीं आया, पापा तो जबरन में डांट देते हैं, मम्मी तो जबरन में डांट देती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? बिल्कुल हाथ खड़े करो कि पापा तो जबरन में डांटते हैं, मम्मी ने तो जबरन में डांट दिया, मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्यों डांट पड़ी, अब मैं क्या करूं? मेरे दोस्त क्या बोलना चाहिए, किसी का भी नाम, संदीप को तो ऐसा नहीं होता, अंकित के साथ तो ऐसा नहीं होता। भैया तुम्हें बताता है कि अंकित आके कि उसके साथ क्या क्या होता है? तुम बताते हो कि बाहर जाके कि आज क्या क्या हुआ तुम्हारे घर में? हम सिर्फ कंपेयर करने लगते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से और बच्चों से ये कंफर्म आप लोगों से एक वादा कर लेना चाहूंगा कि आज के बाद हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर नहीं करेंगे। पहली चीज, क्या आप मछली को बोल सकते हो क्या कि पेड़ पे चढ़ और फिर हम तेरी पोटेंशियल देखेंगे? क्या आप बंदर को बोल सकते हो क्या कि जा समुद्र की गहराई में तैर के और मोती निकाल के लेके आ, फिर हम तेरी काबिलियत चेक करेंगे? नहीं। You cannot judge the potential of a fish by his ability of climbing a tree. हम ये चीज नहीं कर सकते और हमें करने भी नहीं चाहिए। दो इंडिविजुअल अलग हैं, दो इंडिविजुअल आपस में कंपैरेबल नहीं है, unless and until it is a competition.
और परिस्थितियों की विडंबना यही है कि हम लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों के बीच और अपने खुद के और बच्चों के बीच एक कंपटीशन पैदा कर दिया है सही गलत होने का, जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए, कैसे भी। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, मेरे को एक बात बताइए कि लास्ट मीनिंगफुल बात आपने अपने बच्चों से या आपके बच्चों ने आपसे, दोनों तरफ है, आप ये बात समझिए। मैंने अभी तक के अपने इतने पेरेंटिंग के सेमिनार्स पे, मैं पेरेंटिंग का सेमिनार साथ में ही लेता हूं, मैं करीब 12-13 सेमिनार पेरेंटिंग पे दे चुका हूं, बच्चों से करीब बात करता हूं। मैंने एक भी बच्चा, मतलब 5% बच्चे हैं जो ये बोलते होंगे कि मम्मी बहुत हो गया यार, अपन लोग बहुत दिनों से साथ नहीं गए, मैं आज दोस्तों के साथ नहीं, मैं आज आपके साथ मूवी जाऊंगा। जितने भी बच्चे 10th के बाद आते हैं आजकल तो, और मेरे को अच्छे से याद है, मैंने अपनी पहली मूवी दोस्तों के साथ 10th स्टैंडर्ड में देखी थी, और मेरी मम्मा मुझे छोड़ के आई थी टॉकीज तक, और पापा जी मुझे लेने आए थे टॉकीज के बाद। ज्योति टॉकीज की बात है भोपाल की, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन आजकल की परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, बच्चा 7th-8th क्लास से अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, और वो हमेशा ये बात मेरे को उनको समझ में आती कि बच्चा अगर अपने पास है तो अपना बन के रहेगा। और आजकल के इस परिस्थितियों में आप ये चेक करिए कि जितने कंपटीशन में हम अपने बच्चे को धकेलते जाते हैं, उतने ही कंपटीशन में हम अपने बच्चे को अपने से दूर करते जाते हैं। मैं वापस वो प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं कि एक लास्ट बात आपने, मीनिंगफुल बात आपने अपने बच्चे से या आपके बच्चे ने आपसे कब करी थी और किस टॉपिक पे करी थी? प्लीज मुझे बताइए, कितनों को याद है? जिसमें कंपैरिजन ना हो, जिसमें करियर ना हो, जिसमें कंपटीशन ना हो। ऐसी लास्ट बात आपने अपने बच्चों से या आपके बच्चों ने आपसे कब करी थी? ये बात कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए। जिसमें कंपटीशन ना हो, कंपैरिजन ना हो दो बच्चों के बीच में, भले वो भाई बहन हो, भाई भाई हो, चचेरे भाई हो, मामा के लड़के हो, बुआ के लड़के हो, दो बच्चों की बात कर रहे हैं अपन। कंपटीशन ना हो, कंपैरिजन ना हो, करियर ना हो। लास्ट बात अपन ने अपने बच्चों से या आपके बच्चों ने आपसे, और मैं उन बच्चों से भी आज ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी कौन सी बात थी या है जो आपने अपने दोस्तों से करी हुई है लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं करी हुई? हर बच्चे के साथ है ऐसी। मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि हाँ, मेरे दोस्तों को ऐसी कुछ चीजें मालूम है जो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है? कितने लोग मानते हैं ऐसी चीज? मैं यही चीज बोल रहा हूं कि ये हमारे परिवार में आती जा रही है, क्योंकि हम खुद ही, देखिए, मुझे जो कारण लगता है इस चीज का होने का, वो बहुत बेसिक कारण लगता है कि हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में कंफ्यूज हो चुके हैं। हम मॉडर्न बनने के कारण या उसकी दौड़ में या उसके चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम वेस्टर्न होते जा रहे हैं, और हमें ये एहसास ही नहीं है। सबसे पहले ये एहसास करना पड़ेगा कि वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। सबसे पहले हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो मॉडर्न कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर एक अपना अलग वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर पहले ही हमारा बहुत मॉडर्न था भाई। आज की तारीख में जर्मनी में 11 यूनिवर्सिटीज में या 15 यूनिवर्सिटीज में, मेरे को आंकड़े कंफर्म नहीं है, लेकिन जर्मनी में 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो सिविलाइजेशन था, वो पहले से ही मॉडर्न था। हमारे ऊपर ये वेस्टर्नाइजेशन थोपा गया है। और भैया वेस्टर्नाइजेशन में तो यही है कि हमारे बच्चे, दोनों जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, वो 18 साल के बाद अलग रहते हैं। तो जब आज हमारे बच्चे को हम कोचिंग पढ़ने हमारे गांव से, हमारे शहर से दूर भेज देते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो बच्चा वापस आएगा अपने पास? नहीं आएगा, क्योंकि उसको वहां पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई गलत है, प्लीज मुझे गलत मत लीजिए,
हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने खूब पढ़ाई लिखाई करी, ऐसी बात नहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ऐसी बात नहीं है उन्होंने अपने बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करे, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपने मापदंड को और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को बखूबी पूरा किया और उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं। तो फिर हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, अपने समाज में, अपन जैन समाज की बात करते हैं, अपने समाज में आज की तारीख में कितने फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस बचे हुए हैं? कितने फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस बचे हुए थे और कितने हुआ करते थे? ये बहुत सोचने वाली बात है। फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को हम लोग अपने बिजनेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। हमारे बच्चों को हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर किसी और की नौकरी करने भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि भाई बड़ी नौकरी कर। हम अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये बात फैक्ट है और ये बात हमें मानना पड़ेगी, ये बात हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलता कि हर आदमी के साथ ये है, लेकिन 90% केसेस में ये है कि हम अपनी बच्चियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर उसकी अच्छी नौकरी लगेगी तो शादी में सहूलियत होगी। हम अपनी बच्ची को इसलिए क्यों नहीं पढ़ा रहे कि वो अपने पांव पे अगर खड़ी होती है तो वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेगी। हमारा कहीं ना कहीं एफर्ट सिर्फ और सिर्फ करियर में है और लाइफ सेटल करने में है। और मुझे ये समझ में नहीं आता लाइफ सेटल करना क्या होता है। देखिए एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि बच्चा को, वापस आऊंगा, मैंने बच्चों से पूछा था कि कई बार अपने को ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स ने अपने को क्यों डांटा, वो हमें समझ में नहीं आया। आप उस टॉपिक को पकड़ के रखिएगा। मैं फिर पेरेंट्स के पास आ रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चा कुछ सीखता नहीं है, बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करता है। हम अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं सत्यवादी बनने की, हम अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं शिष्टाचार की, हम अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए। और मोबाइल पे फोन आया और हम सबसे पहले ये बोलते हैं भैया घर पे नहीं हूं, बाहर। कितने लोग करते हैं ऐसा? कितने लोग करते हैं ऐसा कि मोबाइल पे हमेशा सच बोलते हैं? मैं मानता हूं बिजनेस में आपको कई बार चीजें दूसरे तरीके से बोलनी चाहिए, लेकिन एक बच्चा ये बात नहीं समझता। A child never learns, he only observes। और ऑब्जर्व वो ही करता है जिसके पास वो प्रोटेक्टिव फील करता है, जिसके पास वो सुरक्षित फील करता है। एक बच्चा अपने माँ बाप के पास से ज्यादा किसी और के पास सुरक्षित फील नहीं करता। ये बाय बर्थ है, दिस इज बाय बर्थ। लेकिन धीरे 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 ऑब्जर्व करते हुए एक बैक ऑफ द माइंड टेक्नोलॉजी में, बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसनेस में, उसके दिमाग में ये बात चलती रहती है क्या मेरे पिताजी तो मेरे को बोलते हैं कभी झूठ मत बोलो, लेकिन फोन आता है तो पापा जी झूठ बोल देते हैं। मेरी माताजी तो ये बोलती हैं कि बड़ों से आदर करो, लेकिन मेरी माताजी ही बड़ों का आदर नहीं करती है। मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि बड़े भाई से इस तरीके से बात नहीं करना, लेकिन बड़े भाई की जब बात मेरी माताजी से करते हैं तो मेरे बड़े भाई के लिए कुछ भी बोलते हैं, मेरे दाऊ जी के लिए। ये है। और ये ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में नहीं है, ये हर परिवार में है। और ये बात हमें माननी पड़ेगी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का इंसान की वैल्यू ज्यादा है बशर्ते दूसरे के इंसान के वैल्यू में। और यहीं पे मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स वुल्फ का बताना चाहता हूं। जो वुल्फ होता ना, वुल्फ भेड़िया, हमें वो भेड़िया बनना चाहिए। आप ये मानिए कि भेड़िया जो होता है, वो जो उसका पैक होता है, समूह होता है, झुंड होता है, वो उस झुंड के बारे में कभी गलत सोच ही नहीं पाता, वो उस झुंड के बारे में कभी गलत कर ही नहीं पाता।
एक भेड़िए अपनी झुंड के सबसे कमजोर से कमजोर सदस्य के लिए भी एक जो अल्फा होता है भेड़िए का, जो सरदार होता है, जो लीड करता है, जो लीडर होता है, अल्फा भेड़िया बोलते हैं उसको, अल्फा वुल्फ। एक सबसे कमजोर सदस्य के लिए भी अल्फा अपनी जान की बाजी लगा देता है। और वहीं आप एग्जांपल लीजिए बिल्ली का, वहीं आप एग्जांपल लीजिए किसी भी और प्रजाति का। जब शेर उस पर अटैक करता है, शेर का झुंड उस पर अटैक करता है, तो पूरी प्रजाति, चाहे वो विल्ड बीस्ट हो, चाहे वो ज़ीब्रास हो, चाहे वो डियर्स हो, कोई भी और प्रजाति हो, सिर्फ और सिर्फ भेड़िए को छोड़ के कोई भी और प्रजाति हो, वो सबसे पहले अपनी जान बताते हैं, सब आगे पीछे भगते हैं। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप, जैसे जो शेर होता है, जब शेर शिकार करता है तो सबसे पहले वो कमजोर शिकारी को ढूंढता है, सबसे पहले वो कमजोर आदमी को ढूंढता है। और किसी भी ग्रुप में, किसी भी समुदाय में सबसे कमजोर कौन? जो बच्चा रहता है वो सबसे कमजोर। उसका पूरा ग्रुप, उसके पूरे दोस्त, उसके पूरे यार, उसके पूरे ग्रुप सर्कल उसको छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन सिर्फ मां उस बच्चे को बचाने की जी तोड़ कोशिश करती है शिकारी से। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि आज जो हमें डांट पड़ी है, मैं कई बार मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाता था जब मैं 10th में था, और जितने भी बच्चे आज की तारीख में 9th, 10th, 11th, 12th, जितने भी बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में हैं आज की तारीख में, आप लोग समझो ये बात फैक्ट है। मैं भी उस एज से गुजरा हूं, मुझे भी उस समय ये लगता था कि मम्मी पापा को ये बात समझ में नहीं आती। आज के जमाने में तो यही होता है, अरे भैया वो आज का जमाना भी देख चुके हैं और तुम्हारे से पहले का भी जमाना देख चुके हैं, राइट? दोनों जमाने देख चुके हैं। आज के जमाने में वो आगे आने वाली मुसीबतों को देख रहे हैं किसी और के साथ, इसलिए चिंतित हैं। तो ये बात मानो, मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत पहले ये बात बोली थी। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये बोला था कि सूर्य अस्त होने के पहले तुम घर के अंदर होने चाहिए। ये बहुत छोटा था जब हम लोग टी प्रेस खेलते थे। आजकल के आप लोगों के पास तो वीडियो गेम्स और मोबाइल्स गेम बहुत ज्यादा हैं। हम लोगों के टाइम तो वीडियो गेम चलता था, और वीडियो गेम भी अगर हम लोगों ने पढ़ाई करी, देखिए मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूं कि मैं कंपेयर कर रहा हूं दो टाइम्स, जबकि दो टाइम को कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग टी प्रेस, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, और मोहल्ले भी बड़े बड़े होते थे, कंजेस्टेड नहीं होते थे। तो आप लोगों को दोष पूरी तरीके से देना कि फ्लैट सिस्टम में आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आप लोगों के पास जो संसाधन है उसमें आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जितनी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे को ये ऑप्शन दे दिया था कि आप चाहे दुनिया में कहीं रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सूर्य अस्त के पहले आप घर के अंदर होना चाहिए। अब कई बार मैं लेट हो जाता था तो बहुत डांट खाता था, और बेहद डांट खाता था, और मुझे ये समझ में आता था कि यार 2 मिनट तो लेट हुआ हूं, 5 मिनट तो लेट हुआ हूं, 10 मिनट तो लेट हुआ हूं, मेरे को इतना क्यों डांट रहे हैं? और उसमें मैं जवाब दे देता था। और हमारे पिताजी, सब लोग गांव के ही हैं, हमारे पिताजी को ये समझ में आता था, हम शमशाबाद के हैं, हमारे पिताजी को समझ में आता था कि हमने तो अपने पिताजी के सामने कभी आवाज नहीं उठाई, ये जवाब दे रहा है, तो पिटाई भी हो जाती थी। उस समय ये समझ में आता था कि यार दूसरे के घर में तो ऐसा होता नहीं है, दूसरे के घर में तो लोग बाग 9-9 बजे तक बाहर खेल रहे हैं, 8-8 बजे तक बाहर खेल रहे हैं, मैदान के बीच में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, हमें क्यों अलाउड नहीं? एक दिन मैंने अपने पिताजी से, जब वो अच्छे मूड में थे, पूछ लिया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है कि अगर मैं 2 मिनट भी लेट होता हूं तो आप मुझे डांट देते हैं। तो पिताजी ने मेरे को सिर्फ एक चीज बोली थी, जिस दिन बाप बनोगे उस दिन पिता पता चलेगा। और मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहा हूं, अगर आज मेरी बच्ची स्कूल से आने में 2 मिनट भी लेट हो जाती है, अव्वल या तो मैं उसको लेने जाता हूं, मेरी वाइफ जाती है, या मेरी माँ जाती है, इसके अलावा कोई उसको स्कूल में लेने नहीं जाता। लेकिन स्कूल पहुंचने में 2 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, 2 मिनट,
तो मुझे वो पिताजी की बात याद आती है कि जब तुम बाप बनोगे तब पता चलेगा कि ये तुम्हें डांट क्यों पड़ी। तो मेरी बात आप लोग मानो कि आज की स्थिति में आप लोगों को जो डांट पड़ रही है वो आप लोगों के लिए ही पड़ रही है, किसी और के लिए नहीं पड़ रही। पड़ोसी का बच्चा उनका बच्चा नहीं है, आप उनके बच्चे हो। तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप को दोस्त बनाओ। आज की तारीख में ये चीज हमें हमारे पेरेंटिंग में भी ये देखना पड़ेगी कि हम हमारे रिश्तों के पैमाने को खुद ही बदल देते हैं। मैं वापस पेरेंट्स पे आ रहा हूं ये बात करने कि मैं खुद अपने लेवल पे भी ये 100% नहीं कर पाता, मैं कोशिश कर रहा हूं करने की। हम अपने पैमाने अपने लेवल पे खुद बदलते रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे कि हम पूजन के पैमाने अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं। आज केसर नहीं है, कोई बात नहीं, एक फूल डाल दो, केसर का काम हो गया। नहीं भैया, काम नहीं चलाना, कोई चीज चेंज नहीं करना, जो चीज है वो चीज वैसी ही रहनी। बनने में जो प्रभु को चढ़ता है 5 चीजें लगती हैं, तो वो 5 चीजें होनी चाहिए, उनको फिर चेंज नहीं कर सकते। काम चलता है एटीट्यूड से, हमें बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम उस चलते हुए एटीट्यूड में रहेंगे तब तक हमारे पैरामीटर्स, हमारे जीवन के पैरामीटर्स ऐसे बने रहेंगे। आप ये बात समझिए कि हम अपने पैरामीटर्स को जब वर्कआउट कर रहे हैं तो कभी तो हमारा बच्चा जो है एज अ दोस्त चाहिए, कभी हमारा बच्चा एज अ शिष्टाचारी होना चाहिए, कभी हमारा बच्चा एकदम डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे चाह क्या रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। कभी तो ऐसा दोस्त बात करने लगते हैं, और भाई गौरव कैसे हो, आज क्यों भाई, आज कैसा किया, कहाँ गए थे, क्यों गए थे। और कभी ऐसी बात करते हैं, इधर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो अगर हम हमारे बच्चों को हम खुद मौका देते हैं, आप ये मानिए कि बच्चा जो है रिस्पेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पहले आप लोगों के अलावा कोई और है ही नहीं उसके पास। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट करने के पैरामीटर्स को ही क्लब नहीं कर पा रहा है कि मुझे किन पैरामीटर्स पे रिस्पेक्ट करना है, किन पैरामीटर्स पे मेरे को क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, किन पैरामीटर्स पे मेरे को वर्कआउट करना है, अगर वो इन पैरामीटर्स को क्लब ही नहीं कर पा रहा है तो वो आपको समझेगा कैसे। और फिर ये बोलने की बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हमें जो जो नहीं मिला वो हमने तुम्हें प्रोवाइड किया, जो हमें नहीं मिल रहा, जो हमें कभी नहीं मिला वो हमने तुम्हारे लिए किया। भैया उसने बोला नहीं था, उसने इन्विटेशन नहीं दिया था कि मुझे पैदा करो, इट वॉज आवर चॉइस। बच्चे ने चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मम्मी पापा प्लीज हैव मी, आई वांट टू कम टू यू, राइट। इट वाज आवर कॉल टू हैव किड, इट वाज आवर कॉल टू हैव अ चाइल्ड, इट वाज आवर कॉल टू टेक आवर फैमिली फॉरवर्ड, इट वाज ऑल एंड ऑल आवर डिसीजन। And when we ourselves are not respecting our decision, how are we going to expect the same out of a child? We cannot, we should not, rather। और इसी तरीके से भैया बच्चों को भी एक बात समझो, आप लोगों ने ये एक आध्यात्मिक पॉइंट हो गया जिसमें मैं पॉइंट में जोड़ रहा हूं। अपने को बोला जाता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स चूज करता है, पेरेंट्स बच्चा चूज नहीं करते। बच्चा अपने पेरेंट्स चूज करता है सारे मापदंडों पे। ये एक आध्यात्मिक पॉइंट है, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बड़े बच्चे इसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये है, ये फैक्ट है। देखिए जीवन को जीने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है सीइंग इज बिलीविंग, जो मैं देख रहा हूं उस पे मैं बिलीव कर रहा हूं। तो ये तरीका धीरे 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 प्रैक्टिकल होता जाता है, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जाती है, न्यूक्लियर फैमिलीज बनते बनते आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि जो मैं देख रहा हूं वो मैं विश्वास कर रहा हूं। और दूसरा तरीका होता है बिलीविंग एंड सीइंग। पहले उस परमपिता परमात्मा पे, ईश्वर अल्लाह मालिक गॉड पे, जिनेंद्र देव पे भरोसा करो और फिर देखो क्या क्या दिखता है।
दो तरीके हैं जीवन जीने के। पहला तरीका है प्रैक्टिकल अप्रोच और दूसरा तरीका है फुलफिलमेंट, पूर्ण अप्रोच। पहले तरीके में जो मैं देख रहा हूं मैं उसी पे विश्वास करूंगा, और दूसरा तरीके में होता है जो आप मुझे दिखा रहे हो मैं उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं आप पे विश्वास करता हूं, मैं जिनेंद्र देव की शरण में हूं, मैं उन पे विश्वास करता हूं। तो मैं दूसरे तरीके से जीने की कोशिश करता हूं और यही तरीका मुझे पूर्ण लगता है। This is one of the ways that I could have achieved what I have achieved, and I will achieve what I have longed to achieve. Right? तो बच्चों ने माँ बाप को चूज किया है, माँ बाप ने बच्चों को चूज नहीं किया। और ये चीज दोबारा तरीके से भी क्या बोल सकते हैं अपन कि बच्चों ने आके माँ बाप को एप्लीकेशन नहीं दी थी कि डियर मम्मी एंड पापा प्लीज हैव मी, आई वांट टू कम टू यू। नो, इट वाज आवर चॉइस, इट वाज आवर डिसीजन। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अब आप लोग बोलोगे मैं तो अपना डिसीजन रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं डिसीजन, तो बच्चों को मारने की जरूरत क्यों पड़ती है, बच्चों को डांटने की जरूरत क्यों पड़ती है, बच्चों को चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जहां जहां जब जब ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और मैं यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा हूं और मैं सब नहीं करता हूं, मैं भी कभी कभी अपना आपा खो देता हूं और मुझे भी अपनी बच्ची पे चिल्लाना पड़ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे उस समय उस क्षण में मैं अपनी बच्ची से ज्यादा जो काम मैं कर रहा होता हूं उस काम को ज्यादा तवज्जो देता हूं, और जो काम मैं कर रहा होता हूं अपने इनर सेल्फ को, उस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता हूं कि यार तेरा एक ड्राइंग देखने के लिए मैं अपना मेल लिखना बंद कर दूं, जबकि वास्तविकता में मैं उसकी ड्राइंग देख के 1 मिनट के अंदर वो जो भी ड्राइंग बना के लाई है मुझे दिखाने, मेरा एप्रिसिएशन पाने, मेरे से करेक्शन करवाने, वो मैं 1 मिनट के कम समय में भी कर सकता हूं। लेकिन ये मेरा अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आता कभी कभी, और इसलिए मैं चिल्ला पाता हूं, चिढ़ जाता हूं, डांट देता हूं। और यही चीज बच्चों के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करें, हम तो अपने मम्मी पापा की खूब रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो अपने मम्मी पापा के लिए जान दे सकते हैं, हम तो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम कभी कोई बात नहीं मानते, हम कभी कोई बात मना नहीं करते। तो जब हम कभी कोई बात मना नहीं करते तो मम्मी पापा को चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कभी भी बच्चों ने सोचा है कि जब हम मम्मी पापा की कोई बात को ऐसा ना हो कि ना माने, ऐसा ना हो कि हम मम्मी पापा की कोई बात सुने ना, हम मम्मी पापा से प्यार भी करते हैं, हम मम्मी पापा की इज्जत भी करते हैं, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, जो मम्मी पापा बोलना चाह रहे हैं वो हम बोलते भी हैं, उसके बाद मम्मी पापा को डांटने की या चिल्लाने की क्यों जरूरत पड़ती है? और मम्मी पापा को ये सोचना चाहिए कि जब ये सारी चीज हमारा बच्चा कर रहा है तो ऐसा हमारा कौन सा पॉइंट है जो हम 2 मिनट के लिए नहीं रोक सकते? हमारा सिर्फ एक पॉइंट है, और वो एक पॉइंट आप सब सोचिएगा, मैं तो रोज रात को सोचता ही हूं, सच बोल रहा हूं, मैं रोज रात को ये चीज सोच के ही सोता हूं कि आज मैं कहां कहां इंटरप्शंस अब्सॉर्ब कर सकता था, मतलब कहां कहां अपने काम में दूसरों को तवज्जो दे सकता था और मैंने कहां नहीं दिया। मैंने कहां अपनी बेटी के सामने अपने पिताजी से चिल्ला के बात कर दी, या रूडली बात कर दी, या इस तरीके से बात कर दी जिसका असर मेरी बिटिया के ऊपर गलत पड़े और वो कल को मेरे ऊपर चिल्ला के बात करे। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि अपन लोग अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप से जिस तरीके से बात करते हैं, अपने बड़ों से जिस तरीके से बात करते हैं, अपने दोस्तों से जिस तरीके से बात करते हैं, आपस में अपने वाइफ से अपने हस्बैंड से जिस तरीके से बात करते हैं, ओवरऑल हम खुद जिस तरीके से बात करते हैं हमारा बच्चा भी उसी तरीके से बात करेगा। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे को बचपन से टोकते थे, स्पेशली मेरे मामा मुझे बचपन से टोकते थे, थोड़ा धीरे बोल, थोड़ा धीरे बोल। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मुझे अभी 15 दिन में ये बात समझ में आई है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन में
क्या हो रहा है कि ये 2 महीने का जो लॉकडाउन है उसमें शुरू के 1-1.5 महीने तो पूरी तरह से काम में मशरूफ थे कि काम करना। मेरा आईटी का काम है तो उसी में लैपटॉप में लगे हुए थे। अभी थोड़ा मैंने अपने परिवार को टाइम देना शुरू किया, थोड़ा ज्यादा, जितना टाइम देता था उससे ज्यादा टाइम देना चालू किया। ये एनालिसिस रियलाइजेशन किया कि कहीं और टाइम देना चाहिए, मैं कहाँ टाइम अपने परिवार अपने बच्चों के लिए निकाल सकता हूँ। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरी बिटिया भी थोड़ा सा तेज बोलती है, तो अब मैंने अपनी बिटिया के सामने थोड़ा धीरे धीरे बोलना चालू किया और उसको टोकना चालू किया। तो ये बात हमें हमारे माँ बाप से, एज अ माँ बाप, ये सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा और उसके बाद उसके अनुसरण करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं, अगर हम निंदा रस करते हैं तो हमारे बच्चों को निंदा रस में ही मजा आने लगेगा। अगर हम अपने बच्चे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखा रहे हैं तो उसको उसी में मजा आने लगेगा। अगर हम अपने बच्चे को कोई और सीरियल दिखा रहे हैं जिसमें सास बहू और साजिश इन्वॉल्व है तो उसको उसी में मजा आने लगेगा। ये एज अ पेरेंट हमें देखना पड़ेगा, ये एज अ पेरेंट हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे से क्या चाह रहे हैं और उसको वो एनवायरनमेंट देना हमारा मुद्दा है। अगर हम अपने बच्चे को चाह रहे हैं कि वो बिजनेस में जाए तो उसको बिजनेस वेबसाइट्स बताइए ना, उसके साथ बैठिए। अब कई पेरेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं कि भैया हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो कौन रोक रहा है आपको आपके बच्चे के साथ बैठ के कंप्यूटर सीखने के लिए? कौन रोक रहा है कि नहीं मैं अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ सकती, मैं अपने बच्चों से नहीं बोल सकती कि मुझे सिखा? और ये बच्चों को सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे माँ बाप को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरी माँ को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मेरे पिताजी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो ये बच्चे की नैतिक जिम्मेदारी है को ये चीज उसको सिखाए। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी बच्चा समझेगा कैसे? ये नैतिक जिम्मेदारी बच्चा सिर्फ एक ही तरीके से समझ सकता है जब हम उसके सामने वो चीज एग्जिबिट करें जो चीज हम उससे चाहते हैं। अगर हम उससे चाहते हैं कि वो हमारा बन के रहे तो हमें भी अपनों का बन के रहना पड़ेगा, फिर निंदा रस बंद करना पड़ेगा। अरे भैया मैं तो बोल रहा हूं ये सारी चीजें तो बच्चों के सामने होनी, इवन अगर कोई हॉट डिस्कशन है तो पेरेंट्स के बीच में वो डिस्कशन भी बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। देखिए आजकल की स्थिति परिस्थिति और विडंबना ये हो गई है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाते जा रहे हैं। हम लोगों के साथ, कई लोगों के साथ आज भी 10%, 20%, 25%, और वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जो जा रहे हैं वो हमारी गलती है। नौकरी कर ले बेटा, बाहर चले जा बेटा, इधर कर ले बेटा, कोचिंग करने बाहर चले जा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज की तारीख में किसी गांव में अवेलेबल ना हो, छोटे शहर में अवेलेबल ना हो, जो बड़े शहरों में अवेलेबल है। जब मैंने अपना बिजनेस, मैं क्यों भोपाल आया, क्यों मैंने बिजनेस शुरू किया, जो भी किया वो उसके बहुत अलग पैरामीटर्स मापदंड है। जब मैंने अपना बिजनेस चालू किया मेरे से सबने ये बोला, सबने, कि भाई भोपाल शहर में रह के मत कर। और जिनेंद्र देव की कृपा से, पप्पा जी के आशीर्वाद से अपन आगामी 2 सालों में ये सबको और अपने आप को ये प्रूव कर देंगे कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। तो ये चीज होनी चाहिए ना। हम अपने बच्चे को तो बोलते हैं कि भैया तू नौकरी करने बाहर जा, और फिर हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारे साथ नहीं। हम अपने को बच्चों को बोलते हैं कि जमाने से कदम मिला के चलना है, और हम खुद ही जमाने से कदम मिला के वेस्टर्नाइजेशन को, मैं फिर वो मुद्दा बोल रहा हूँ, वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा नहीं देता। अगर हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि जमाने से कदम मिला के चलने की कोशिश करो, तो फिर हमें भी हमारे बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि बच्चों को ही अपना मार्गदर्शक बनाया जाए, बच्चों को ही बोला जाए भैया सिखा, लेकिन वो हम कह नहीं पाते। आज आप लोग, सब लोग एक टॉपिक पे जरूर सोचेंगे। पहली चीज कि आज के पहले एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन आपकी आपके बच्चे के साथ क्या थी।
किस टॉपिक पे थी और क्या उस टॉपिक में कम्युनिकेशन में, उस वार्तालाप में whether there was a competition, comparison or career involved। और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि इन 3 चीजों के अलावा हम अपने बच्चों से कुछ और बात करते ही नहीं है। कंपटीशन, कंपैरिजन, 3, 4, 5 मुद्दों के अलावा हम अपने बच्चों से कभी कुछ पूछते ही नहीं है। अगर स्कूल से गया था तो सबसे पहले माँ आके देखती, तुमने टिफिन नहीं खाया? क्यों नहीं खाया टिफिन? एक तो रोज टिफिन बनाओ, सुबह जल्दी उठो, तुम्हारा टिफिन बनाओ, और लाड साहब टिफिन खा के ही नहीं आते हैं। सबसे बेसिक, मतलब ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला है ये। अगर बच्चे ने टिफिन खा के बच्चा नहीं आया तो सारी माताओं बहनों का एक ही डायलॉग रहता है कि सबसे पहले उठो, सुबह सबसे पहले उठो, आपका टिफिन बनाओ, आपको टिफिन दो, और भाई साहब फिर टिफिन खा के नहीं आ रहे। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से ये सबसे पहले पूछें कि आज कुछ तकलीफ तो नहीं हुई थी, तुमने टिफिन क्यों नहीं खाया? हम अपने बच्चों के टीचर से बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। एक परिवार के साथ दिक्कत थी, मैंने उनको पर्सनल काउंसलिंग करा, करीब 4 महीने वो पर्सनल काउंसलिंग करी मैंने। उस बच्चे के साथ दूसरे बच्चे इतना गंदा व्यवहार करते थे लंच के दौरान कि वो टिफिन ही नहीं खा पाता था, और ये बात वो अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहा था। तो एज अ माँ बाप ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमसे कोई चीज, देखिए छुपाना और ना बता पाना ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। छुपाना और ना बता पाना, अगर छुपा रहा है कोई जानबूझ के कोई बच्चा, तो उस बच्चे की गलती है। उस बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई शिकारी आता है तो सब लोग भग जाएंगे, सिर्फ आपके माँ बाप आपके आजू बाजू दीवार बन के खड़े रहेंगे। आप किसी भी वाइल्ड लाइफ का चैनल देख लीजिए, आप किसी भी डिस्कवरी पे देख लीजिए, आप किसी भी यूट्यूब के लॉयन टाइगर के झुंड पे अटैक करके देख लीजिए, सारे जितने भी समाज, जितना भी दोस्त, जितने भी यार आपके आजू बाजू होते हैं वो सब भाग जाते हैं, कोई पलट के नहीं आता, सिर्फ आपके माँ बाप खड़े रहते हैं आपको बचाने के लिए। और ये ऑलवेज ट्रू फॉर्मूला है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप अपने माँ बाप से ना शेयर कर सकें। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने माँ बाप से कोई चीज शेयर नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो आपका कॉन्शियस है वो आपको वो काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। आप किस मजबूरी में वो काम कर रहे हैं वो मजबूरी सिर्फ आपको पता है, और आप माँ बाप से वो चीज शेयर करें। जो हमारे रिश्ते बच्चों के साथ बदल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि शेयरिंग एक दूसरे के साथ नहीं हो रही है। हम लोग सब लोग करियर के पीछे भाग रहे हैं। मैक्सिमम जनता न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। मेरे एज ग्रुप की तो 99% फैमिलीज जो है न्यूक्लियर हो गई। मेरे अधिकांश दोस्त, ऑलमोस्ट 100% दोस्त न्यूक्लियर फैमिली में। इक्का दुक्का कोई बच गया हो अपने माँ बाप के साथ तो बच गया, और ये टाइम पता नहीं चलेगा कि ये टाइम कब चेंज हो जाएगा और हमारे समाज की भी 99% फैमिलीज न्यूक्लियर हो जाएंगी। ये एज अ माँ बाप, ये एज अ समाज के बड़े वरिष्ठ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा परिवार न्यूक्लियर ना हो जाए। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो चीज हम अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा, हमें वो चीज नहीं करनी। और कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा हमसे किन परिस्थितियों में कुछ शेयर नहीं कर पा रहा। शेयरिंग एक चीज है जो कम हो गई है हमारे परिवार में आपस में। तो सबसे पहले तो
शेयरिंग चालू करें, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो जताएं। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो जताएं। जताना ये नहीं होता है कि मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, बेटा बहुत प्यारे हो तुम। उनका उनकी मुसीबतों में साथ दें। आप अपने मम्मी को देखें कि आपकी माँ घर में कितना काम। ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए अगर देखा जाए तो एक जरूरत, कोरोना की वजह से नहीं, एक आपस के रिश्तों को समझने के लिए एक बहुत ज्यादा आवश्यक चीज थी, और जो ऊपर वाले प्रकृति ने हमें कोरोना के रूप में दी। ये समय आपको ये देखना चाहिए कि हमारी माता जी सुबह से उठ के कितना काम करती हैं, क्या क्या करती हैं। मैं उसमें अपनी माँ को कहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ, उन अपनी माँ की कहाँ जिम्मेदारी बचा सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, वो आपको कब, दैट इज अ वे टू शो योर अफेक्शन टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर फैमिली। कितने लोगों ने आज की तारीख में खुद से बिना मम्मी से पूछ के, मैं तो मतलब ये लाइव एग्जांपल्स हैं, कितने बच्चे हैं जो बिना मम्मा पापा के कहे हुए गर्मियों में फ्रिज में पानी की बोतल खुद से भर के रख देते हैं। एक आध बच्चा है तो हाथ उठाओ। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें करो, शेयर करो, ये दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा, ये दोनों तरफ से करना पड़ेगा। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न पूछने हो, कोई डाउट हो तो प्लीज अपन 5 मिनट वो ले सकते हैं। अमन आप सुन रहे हैं? अमन आप हैं? जी चाचा जी, आप अपन ले सकते हैं। टाइम एक्चुअली हो गया, टॉपिक बहुत बड़ा है, एलैबोरेटेड है, अपन आगे कभी इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर इतने क्वेश्चंस में कोई, इतने सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपन ले सकते हैं। जी जी, आप अनुमति प्रदान करें। अरे प्लीज अनुमति है भाई। बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला सेशन था। यहाँ पे खुशी जैन शाहपुर से एक प्रश्न आ रहा है, मैं उनको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बताइए। वो अपने डिवाइस से म्यूट है, आप अपने डिवाइस से अनम्यूट करें। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुंजन नायक के यहाँ से आ रहा है, गुंजन जी नायक, यहाँ से मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, आप अपना प्रश्न आदरणीय चाचा जी के सामने प्रेषित करें। आप कुछ मत बोलो, अनम्यूट हो गया है। हाँ जी, हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जय जिनेन्द्र। यदि बच्चों को समझाने के बाद यदि बच्चे ऐसा ना करें तो फिर माँ को क्या करना चाहिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अमन आपको सुनाई दिया हो तो आप प्लीज पूछिए। जी चाचा जी, कुछ पार्ट में समझ पाया हूँ। उनका कहना है कि यदि बच्चों को समझाने के बाद भी बच्चे अगर वैसा ना करें तो क्या करना चाहिए। जितना मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ चाचा जी। जी यही है, यही क्वेश्चन है। जी जी, देखिए एक बहुत सिंपल सी पार्ट है, इसको मैं दूसरे एग्जांपल से समझा सकता हूं, या दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हम बिजनेस में रहते हैं, राइट? बिजनेस में हैं हम, ठीक है? या हम अपने वर्क ऑफिस में हैं, वर्क कल्चर में हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने कलीग को कुछ समझाते हैं, वो बोलता है हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो वैसा काम नहीं करता जैसे हम चाह रहे हैं। आप लोग सब घर में हैं, कितनी बार होता है जो अपने घर में हाउस होल्ड हेल्प हैं, जो हमारे घर में दीदी आती हैं, भाभी आती हैं, काम करने वाली,
उनको कई बार समझाने के बाद भी वो काम वैसा नहीं करती जैसे हमने समझाया। क्या हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं? क्या डांटते हैं? क्या भगा देते हैं? क्या मारते हैं? हम उनको वो काम दोबारा समझाते हैं, हम उनको वो काम करके दिखाते हैं, हम उनको उस काम की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि देख, तूने आगे बढ़ते हुए पोछा लगाया तो पोछे के पांव के निशान आ गए, पीछे बढ़ते हुए पोछा लगा तो पांव के निशान नहीं आएंगे। हम उनको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। क्या हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? बस यहीं पे मैं अपना उत्तर पूर्ण करता हूं। क्या हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं? हाँ, ये एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत जरूरी है बच्चों से, दोनों तरफ से, कि जो मैंने समझाया वो आपको वैसा का वैसा समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये एक्नॉलेजमेंट आ गया और प्रैक्टिकल भी हमने कर लिया, उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया और उसके बाद भी उन्होंने वैसा नहीं किया, तो हमें उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्यों है। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, या तो उसने बेमन से बोला होगा, हाँ आ गया समझ में, कर दूंगा। जैसे भाइयां होती है ना अपने घर में, जो भाभी लोग आते हैं, दीदी लोग आते हैं, राइट, हाँ कर दूंगा। जैसे आपके बिजनेस में आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, भैया बैंक चले जाना, कहीं और मत जाना, सीधे वापस आना। जब हमने उसको ये बोल दिया कि भैया बैंक चले जाना, बैंक से सीधे वापस आना, तो उसके ऊपर हमने एक पाबंदी लगा दी कि तू बैंक जाना और वापस आना। और कुछ कहीं वो रुक गया और हमने आके उससे ये पूछ लिया कि क्यों भैया कहीं और गए थे, इतना टाइम क्यों हो गया, तो फिर वो बहाने और झूठ बोलेगा कि बैंक में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इसलिए अगर हम उसको ये बोलते हैं कि भैया जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आ जाना, तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि मेरे बॉस ने, मेरे मालिक ने, मेरे सबऑर्डिनेट ने, मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आ जाऊं। तो अगर वो कहीं बीच में रुकता भी तो वो आपको बता देता। लेकिन जब हमने उसको पाबंदियों में बांधने की कोशिश करी, हमने किसी व्यक्ति को, आपको कोई किसी पाबंदी में बांधे तो आप रहोगी क्या? तो मैं बोल रहा हूं कि किसी को भी पाबंदियों में बांधने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमारा हमारे बच्चों के साथ रिश्ता वैसा होना चाहिए, और ये दोनों तरफ से होगा, ये एक तरफ से नहीं होगा। और ये एक तरफ से इसलिए नहीं हो सकता, और ये दोनों तरफ से एक ही कंडीशन में होगा, जब आप लोग कागज पे ये मुझे लिख के, मेरा मेल आईडी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, ये बता सके कि आपने अपने बच्चों से मीनिंगफुली और आपके बच्चों ने आपसे मीनिंगफुली बात कब करी, जिसमें किसी बच्चे का कंपैरिजन ना हुआ हो, कंपटीशन ना हुआ हो, करियर की बात ना हुई। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिक के अलावा हम अपने बच्चों से बात ही नहीं कर रहे हैं, और हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा हमसे मोबाइल भी मांगता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का देख के ही मांगता है, तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन कर रहा है अपने मोबाइल से। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न को मैं समझा पाया हूं, जितना छोटे से टाइम में समझा सकता हूं। कोई और प्रश्न है अमन? श्रेणी जैन, ग्यारसपुर। श्रेणी जैन, ग्यारसपुर जी। अमन, आप प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा। जी चाचा जी, बिल्कुल। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला शेयर करना चाहिए बातें अपने पेरेंट्स से, तो कई बार ऐसा होता है कि अपन शेयर करते हैं, अपन को लगता है कि ठीक है वो ऐसा समझेंगे कि हम लोगों को समझ लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो समझते नहीं हमारी बात और कुछ और वे में ले लेते हैं। कई बार होता है, कई बार होता है। तो इसमें ऐसा लगता है फिर हम लोगों को कि शेयर नहीं करना चाहिए बातें, तो इसलिए। तो शेयर करना ज्यादा आसान था कि शेयर नहीं करना ज्यादा आसान था? नहीं मतलब कई बार वो समझ नहीं पाते ना उस बात को। देखो, तो मैं जितना समझा आपको बताता हूँ। आप जिस वे में, जिस संदर्भ में उनको कुछ बताना चाह रही हैं, वो उस वे में, उस संदर्भ में वो चीज नहीं समझ पा रहे। हाँ, कुछ और समझ रहा है। ये जानने की कोशिश करी कि जिस समय हम बात
करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे या शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे, उस समय वो किस मूड में है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जब उन्होंने उस वे में वो चीज नहीं ली और हमें डांट दिया, क्या इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया खत्म हो गई क्या? क्या किसी ने बोला वो दोबारा जाके उनको नहीं समझा पाओ या बताओ? क्या किसी ने बोला कि उनको लिख के मत बताओ कि मैं ये समझाना चाह रही थी? अपन कितने व्हाट्सएप करते हैं दोस्तों को, ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। क्या माँ बाप को अपन लोगों ने व्हाट्सएप किया, गुड मॉर्निंग पापा आज मैं जल्दी उठ गया? कितने गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हम अपने दोस्तों के ग्रुप में डालते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक भी बच्चा, एक भी पेरेंट्स अपने बच्चे को व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं डालता। जब बच्चा नीचे आता है, उठ के बाहर निकलता है, 8 बज गया है अभी तक सो के नहीं उठे, और बच्चा जब सो के उठता है तो उसके दिमाग में पहली चीज यही आती है लेट हो गया, डांट पिटेगी। तो बेटा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि हम संकोच में वो चीज उस तरीके से नहीं बता पाते जिस तरीके से हमें बतानी चाहिए या जो हम बताना चाहते हैं। आपको दोबारा प्रयत्न करना चाहिए। आपके परिवार में आपको लगता हो जिसके साथ कि जो बेटर तरीके से आपकी चीज रख सकता हो, आपके उसके साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन आपको दोबारा प्रयत्न करना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। आप कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखना, यू डोंट टर्न योर बैक टूवर्ड्स योर फैमिली इवन इफ द फैमिली डज। किसी भी कीमत पे हमें ये अपने मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि यार हमारी बात तो समझेंगे नहीं, ये हमें नहीं बताना। ऐसा नहीं करना। एक बार नहीं समझेंगे, दूसरी बार बताओ, दूसरी बार नहीं समझेंगे, तीसरी बार बताओ। हाँ, बताने का तरीका है, वो बिल्कुल आपको और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या तरीका है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो आपको ही और आपके पेरेंट्स को देखना। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, मेरा बच्चा, मेरी बेटी मुझसे क्या बोलना चाह रहा है, मैं उसको उसके लेवल पे, उसकी बुद्धि के हिसाब से सोच के तो देखूं। देखिए, एक टाइम हुआ करता था, ये पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, कि बच्चे आंख से डर जाते थे। अपन लोग जो मुझसे बड़े एज ग्रुप में है वो आंख से डरते थे पेरेंट्स से। मैं मार से डरता था कि पिताजी की पड़ेगी बॉस, निकल लो। मतलब अपन मार से डरते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ना आंख से डर रहे हैं ना मार से डर रहे हैं। उसमें गलती किसकी है? अपनी गलती है, क्योंकि हम उनको क्या मॉडर्न बना रहे हैं, और मॉडर्न बनाने में हम उनको बोल रहे हैं कि जस्टिफिकेशंस चाहिए, जस्टिफिकेशंस होने चाहिए जो भी चीज हम कर रहे हैं। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन है, तो जो आप सोच रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन बच्चा मांगेगा। तो जो आप सोच रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन बच्चा मांग रहा है, तो वहां गलत कहां है? बच्चा गलत नहीं है ना। तो बच्चा भी जो आपको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बेटा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताने में हार ना माने। वो एक बार नहीं समझे, उनको दोबारा समझाने की कोशिश करें, थोड़े टाइम बाद समझाने की कोशिश करें, थोड़ा समय बाद समझाने की कोशिश करें। उस समय के लिए शांत हो जाएं, खामोश हो जाएं, कोई तकलीफ नहीं है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस बताता हूं। मैं 8th क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। शर्मा सर करके एक टीचर हुआ करते थे हमारे स्कूल में। एग्जामिनेशन के आंसर शीट आ गई थी, क्वेश्चन पेपर बट रहे थे। शर्मा सर ने बोला कि कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं। मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसने मुझसे बात करी, टच किया, और मैंने पीछे, अब मैं आगे बैठा था तो मैंने पलट के देखा, शर्मा सर ने मुझे देख लिया। तो मैंने जवाब क्या दिया? मैं बात नहीं कर रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। सारे बच्चे ये जवाब दें, मैंने बात चालू नहीं करी, उसने करी। तो शर्मा सर ने मुझे एक जवाब दिया था, 8वीं क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है, मुझे आज तक याद है। क्या वो अकेले ही मुंह चला रहा था कि तू भी मुंह चला रहा था? तेरे बिना जवाब दिए क्या वो तुझसे बात कर सकता था?
नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं तूने जवाब दिया, कहीं ना कहीं आपने रिस्पॉन्ड किया, इसलिए ये सिचुएशन में आप फंसे हो। तो बेटा कहीं ना कहीं माँ बाप अगर आपकी बात नहीं समझ रहे तो कुछ ना कुछ हमने ऐसा पास्ट में किया है जिसकी वजह से आज वो हमारी बात नहीं समझ रहे, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। और माँ बाप को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा अगर कुछ हमें समझाने की इतनी जी तोड़ कोशिश कर रहा है तो हम उसके नजरिए से देखने की भी तो कोशिश करें। ये वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कभी भी अपने माँ बाप को समझाने की या उनको कुछ बताने की कोशिश बंद मत करो, ठीक है? आदरणीय चाचा जी, अतिशय जी का प्रश्न है, वो प्रश्न पूछ पा रहे हैं। वो बहुत देर से वीडियो में हाथ हैंड रेज करके हैं और बहुत सारे प्रश्न। चाचा जी आपको निवेदन है, आप अगर बैठ के अगर सबकी काउंसलिंग कर लेंगे तो हमें थोड़ी राहत होगी। यार वो बैठ के फीलिंग नहीं आ पाती, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो जी। ओके, अतिशय जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, मैं ये पूछना, जय जिनेंद्र, हेलो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आजकल के बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न लाइफ को ज्यादा मान रहे हैं, फैक्ट पर विश्वास करते हैं। यदि उनको फैक्ट मिलता है तभी वो बिलीव करते हैं। और धर्म के लिए हम कैसे फैक्ट दें उन्हें कि वो वेस्टर्न लाइफ से थोड़ा धर्म की तरफ भी बढ़े, क्योंकि वो धर्म को आजकल थोड़ा मजाक में लेना पसंद करते हैं। यदि हम कहते हैं आलू प्याज नहीं खाओ, रात में नहीं खाओ, तो उन्हें फैक्ट चाहिए हर चीज का। तो हम किस तरीके से उनको इस तरह अप्लाई कराएं? धर्म को थोपना बंद करना पड़ेगा। अगर हमने धर्म को हमारे बच्चों के ऊपर थोपा तो हमारे बच्चे धर्म से जितने दूर होते जा रहे हैं वो और उतने दूर होते जाएंगे। उनसे सिर्फ ये निवेदन करें कि मुझे मंदिर तक छोड़ दे, उनसे सिर्फ ये निवेदन करें कि यार मेरे साथ मंदिर तक चल दे, उनसे सिर्फ ये निवेदन करें कि यार वो माला मैं कर रही हूँ, जाप देना है, तू माला उठा के दे दे। उनको धर्म से नहीं, उनको धर्म के कणों से जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम धर्म के कणों से उनको जोड़ना चालू करेंगे तो धर्म के कण से जुड़ते जुड़ते वो ऑटोमेटिकली धर्म से जुड़ जाएंगे। जब हम खुद उनके सामने रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पानी का त्याग करेंगे, रात्रि में त्याग करेंगे, तो हमारा बच्चा एक ना एक दिन खुद उस धर्म के कर्ण से जुड़ने लगेगा। अगर हमने हमारे बच्चे के ऊपर जोर जबरदस्ती करके धर्म को ऊपर थोपना की कोशिश करी तो हमारा बच्चा धर्म से, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ऐसी हो गई है कि उसको आपने बोला अगर ये करना है तो वो पहले प्रश्न पूछती है ये क्यों करना है, और अगर वो ये प्रश्न पूछती है क्यों करना है तो फिर हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता क्योंकि हम झल्ला जाते हैं। तो या तो हमारे पास उतना पेशेंस हो कि हम उसको उसका उत्तर उसकी समझ के हिसाब से दे सकें, और या हम उसके सामने रोल मॉडल बने और उसको धर्म के कणों से जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि हमें हमारे बच्चों को धर्म से दूर नहीं होने देना है। बहुत सिंपल है, हम रोज मंदिर जाते हैं क्या? अगर हाँ तो हम अपने बच्चे के साथ जाएंगे। मैं बहुत लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बहुत लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मेरी बिटिया पहले मंदाकिनी के स्कूल में जाती थी, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। मंदाकिनी के स्कूल के जस्ट सामने अपना मंदिर जी था। तो हम लोग क्या करते थे, स्पेशली मेरी वाइफ, वो क्या करती थी, पहले उसको मंदिर जी ले जाती थी और दर्शन करा के फिर आती थी, स्कूल छोड़ती थी। अब स्थिति ये हो गई थी कि अगर वो कभी कभी स्कूल के लिए लेट जो हो जाते हैं उसमें वो बिना मंदिर जी के दर्शन किए हुए स्कूल जाने को तैयार ही नहीं थी। वो सिर्फ 3 साल की थी और आज की कंडीशन ये हो गई है कि वो 6 साल की है। कॉलेज जो उसका स्कूल है वो अब मंदाकिनी की जगह कोलार में आगे की तरफ हो गया है, वहां पे मंदिर नहीं है। हम खुद वो संस्कार उसमें नहीं दे पा रहे। संडे के संडे मंदिर ले जाते हैं, बस हम खुद ही उसमें वो संस्कार नहीं दे पा रहे कि मंदिर जी के दर्शन करके स्कूल जाना है। तो मैं ये कैसे बोलूं कि मेरी लड़की धर्म से दूर हो गई है? नहीं बोल सकता,
क्योंकि मैंने अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को धर्म के कण से दूर कर दिया। तो ये हमें ही देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को धर्म के कण से कैसे जोड़ें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को धर्म के कण से जोड़ते चलें, धीरे 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 किसी ना किसी कण से उसको जोड़ते चलें, आगे चलें। और मेरा मानना ऐसा है, परमपिता परमात्मा की कृपा से वो अपना बच्चा जैन संस्कार में है, जैन कुल में है, जैन प्रभाव उसके ऊपर थोड़ा सा कम हो गया है। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे कि धर्म के कण को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ना कि उसके ऊपर धर्म थोपने की कोशिश करेंगे, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से, जिनेंद्र देव के बब्बा जी के आशीर्वाद से वो वापस धर्म के रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हाँ मन। वर्ग 2 से स्वस्ति जैन। जय जिनेंद्र। जी अगर मैं कोई गलती करती तो मेरे पापा मुझे डांटते हैं, और अगर मेरा भाई कुछ करता तो मेरे पापा बोलते कि वो छोटा है, ऐसा क्यों? बेटा आप कितने साल के हो अभी? 10। और आपका छोटा भैया? 3। ओके। तो बेटा आप जब 3 इयर्स के थे तब आपको पता है आपके साथ क्या करते थे आपके पापा? नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि आपको उस समय का कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे ही अभी आपके छोटे भैया को कैसे याद होगा कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? उसको थोड़ा बड़ा होने दो, और एक बात ध्यान रखो कि उसके सामने आप जो करोगे वो भी वही करेगा, ठीक है? और आप अपने पापा को बोलना कि थोड़ा थोड़ा छोटे भैया को भी समझाएं। जब 14 मार्च को मेरा बेटा हुआ, पहली बेटी है, बब्बा जी ने दूसरा मुझे लड़का दिया, तो 14 मार्च को जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने अपनी वाइफ को हमेशा यही बोला कि कभी भी मेरा बच्चा मेरा लड्डू मत कर देना, सिर्फ ये बोलना एनजी का भैया, एनजी का भाई, एनजी का बेटा, एनजी का छोटा भैया। उसमें क्या होगा कि कभी भी 2 बच्चों में कंपैरिजन की भावना नहीं आ पाएगी। अच्छा, मेरा शुरू से यह मानना था कि बच्चों में गैप होना चाहिए, उसके मेरे पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन वो गैप भी क्यों होना चाहिए उसका एक बहुत सॉलिड रीजन था, और वो रीजन सिर्फ ये था कि 2 बच्चों में कंपैरिजन ना हो। और ये माँ बाप को ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे किसी भी एक्शन से, हम इंटेंशनली तो कुछ गलत करते नहीं है, 10 साल की बच्ची है, उसको कुछ समझ में आना नहीं है, वैसे भी हम जो समझा पाएंगे वही वो मानेगी। और जहां उसके पर्सनल इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर बात आ जाएगी, वहां पे वो यही प्रश्न पूछेगी। तो हम यही बोलें कि आपका भैया, आपका भाई, और बेटा उसको थोड़ा सा बड़ा होने दो, और ध्यान रखना आप जो करोगे वो भी वही करेगा। तो अगर आप अच्छी चीजें करोगे तो वो भी अच्छी चीजें ही करेगा। अगर आप अपने मम्मी पापा को परेशान करोगे तो वो आपको परेशान करेगा। आप चाहते हो क्या वो आपको परेशान करे? अमन? नहीं। जी हाँ, तो जब आप नहीं चाहते ना तो आप भी परेशान नहीं करना, ठीक है? और मैं आपके पापा से अलग से बात करूंगा, मैं उनको समझा दूंगा, ओके? हाँ अरुण जैन। अरुण जैन जी, आपको यहाँ से अनम्यूट किया जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वंश भैया जी, भैया जी, जी।
जी बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है। अंश जैन 15 वर्ष, गंज बासुदा, वर्ग 2 से अंश जैन। जय तारण भैया। जय जिनेंद्र सर मैं ये पूछ रहा था कि भैया, जब ठीक है। अपन कभी कभी माता के डर से उनको सच नहीं बता पाते, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करें कि उनको सच भी बता दें और डांट भी ना पड़े? देखो भैया, मैंने पहले ही एक चीज, आप कौन सी क्लास में हो? 10th के एग्जाम दिए। 10th की एग्जाम दी है? अरे तो बोलो ना 11th में हो। हाँ, सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो कि हमने जो किया है वो सही किया है। और अगर कुछ माता पिता को डर के बताना पड़ रहा है तो बेटा जो हमने किया है वो गलत किया है। डरना अगर हमें किसी काम में के लिए पड़ रहा है तो हमने वो गलत ही किया है। मानते हो ये बात? जी। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप ये बात मानते हो कि अगर हमने कोई काम किया है जिसमें हमें डरना पड़ रहा हो तो वो हमने गलत काम किया है? ये मानते हो? जी सर। हाँ। तो पहली चीज, आज से ये प्रॉमिस अपने आप से करो, किसी और से नहीं, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमें डरना पड़े। और दूसरी चीज भैया, अगर गलत काम कर दिया है तो बाहर वाला पनिशमेंट दे, इससे अच्छा है कि घर वालों से ही पनिशमेंट ले लो। मानते हो ये बात? पहली चीज तो ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम में हमें डरना पड़े। और दूसरी चीज बहुत सिंपल है भैया, बाहर वाला बेइज्जती करे, बाहर वाला डांटे, बाहर वाला मारे, उससे बेटर है कि घर में ही डांट खा लो, घर में ही मार खा लो और सुधर जाओ। और ऐसा कोई काम मत करो जिसमें डर लगे। और अगर जैसे कभी कभी हाँ जी, जैसे कभी कभी अपन बाइक तेज चलाते हैं तो बाहर वाले कंप्लेंट करते हैं माता से, तो उनके अंदर वैसे ही गुस्सा रहता है, अपन अगर अपन गुस्सा बताएं तो और गुस्सा आता है, ये वो सिचुएशन हो जाती है। तो बेटा अपन बाइक तेज क्यों चलाते हैं? कितनी जल्दी कहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है? बाइक तेज चलानी है तो ट्रैक पे चला भैया, बाइक रेसर बन जा, माइकल शूमाकर बन। सड़क पे बाइक तेज चला के, मेरे पिताजी ने एक चीज मुझे बोली थी, मैं बार बार अपने पिताजी को कोट करता हूं क्योंकि उनकी एक एक चीज मेरे दिमाग में, जहन में फंसी हुई है कि बेटा अगर एक्सीडेंट हो गया तो तू तो बिस्तर पे पड़ा रहेगा, तेरी सेवा माँ बाप को करनी पड़ेगी। तू तो ये बोलेगा पापा मुझे दर्द बहुत हो रहा है, पापा मेरी हड्डी टूट गई, पापा टाके लग गए। सेवा कौन करेगा घर में रह के तेरी? मानते हो ये बात? मानते हो नहीं मानते हो? हाँ मानते हैं सर। तो आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो जितना दर्द आपको होगा उससे ज्यादा दर्द तो आपकी माँ को होगा ही होगा, और उससे ज्यादा तकलीफ आपके पिताजी को होगी आपकी सेवा करने में। जो काम और जो टाइम आप अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते बिता सकते थे वो आपने बिस्तर पे पड़े पड़े बिताए। अब चॉइस आपकी है कि आपको हंसते खेलते बात करके उनको बिताना है, डर के रहना है, कि बिस्तर पे पड़े पड़े रहना है। आगे समझ में? यस सर। तो एक प्रॉमिस अपने आप से करो कि ऐसा कोई काम मत करो कि डर लगे और डांट पड़े, और अगर डांट पड़ भी रही है तो घर में ही डांट खा लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आदरणीय चाचा जी, करीबन 5-6 क्वेश्चंस और हैं, चैट में भी 1-2 क्वेश्चंस आए हैं और हैंड रेज किए हुए 4-5। क्या अभी ये क्वेश्चंस ले सकते हैं? अरे आप लेना चालू करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी चाचा जी, ठीक। अक्षरा जैन, वर्ग 2 से अक्षरा जैन, भोपाल मध्य प्रदेश।
बस ये कोशिश कर लेना कि दूसरे लोग बोर ना हो जाएं। जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा बेटा है, वो कुछ भी बात बोलो तो मानता ही नहीं, उसको लगता है इसकी मम्मी गलत है। नहीं देखिए, ऐसा आपकी धारणा बन, एक बेटा अपनी माँ को सामने, चाहे, ये मेरी फीलिंग है क्योंकि मैं भी एक बेटा हूं तो मैं जान सकता हूँ, अपनी माँ को सामने चाहे कितने भी क्वेश्चन उठाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको ये पता रहता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है। और अगर वो गलत अपनी माँ को कुछ चीज पुट करना चाह रहा है तो भले के लिए ही चाह रहा है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर माँ के दिमाग में ये बात बैठ गई है तो कहीं ना कहीं बेटे का भी कुछ ना कुछ गलती है। आपको ये सजेशंस मैं यही दूंगा कि आप रीजंस पे उससे बात करें, अपने बेटे से मेरी बात कराएं। मैं अपना नंबर, पर्सनल नंबर अमन को दे दूं, है मेरे पास, आप चाहें तो अमन से मेरा पर्सनल नंबर ले लें, कोई इशू नहीं है। अपने बेटे से मेरी बात कराएं और मेरे को खुशी होगी कि अगर मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सका। लेकिन अभी के लिए सॉल्यूशन मैं आपको यही बता सकता हूं जो मुझे लगता है, रीजंस के ऊपर बात करें। जिस टॉपिक पे आपके और आपके बेटे के क्वेश्चनिंग होती है या वो रिजेक्ट करता है जो टॉपिक आपको, आप उस टॉपिक पे उससे बात करें, आप सर को वो टॉपिक दें बात करने के लिए, आप उससे बात करना चालू करें जो टॉपिक वो एक्सेप्ट करता हो आपके। तो जब वो एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, चार टॉपिक, वो टॉपिक जो वो एक्सेप्ट कर रहा है आपके, उन पे बात, आपको एक्सेप्टेंस है। अभी क्या हो रहा है मैम कि पहला क्वेश्चन किया गलत, दूसरा क्वेश्चन किया गलत, तीसरा क्वेश्चन किया गलत, तो एक अलग लेवल ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे। तो मैं ये कोशिश आपको बोलना चाह रहा हूं कि आप वो क्वेश्चन उससे पूछें या वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका और आपके बच्चे के बीच का बनेगा। तो जब वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और आपके बेटे के बीच का बनेगा तो फिर उन क्वेश्चनों को ट्राई करें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और जिन क्वेश्चनों के आंसर गलत आ रहे थे। मैं कुछ आशा करता हूं मैं समझा पाया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उन टॉपिक्स पे बात करें जो टॉपिक्स पे आपकी सहमति हो रहती है, और जिन टॉपिक पे आपकी सहमति नहीं है वो अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को बोले उससे बात करने के लिए। और आपके बेटे से भी मैं यही बोलूंगा कि हर चीज को रिजेक्ट करने, मैं आशा करता हूं आपका बेटा सुन रहा है ये बात। लाइट पर ट्यूबलाइट। अमन, पढ़ाई को लेके। जी चाचा जी। हेलो। उनका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, उनके साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ है साथ में। हाँ, तो मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग एक दूसरे की बात को रिजेक्ट करने के पहले एक दूसरे की बात के पीछे का मतलब और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। और मैं आपके बच्चे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले भावनाओं को इंपॉर्टेंस देना चालू करो, ना कि प्रोसीजर्स को और प्रोसेस को। कहीं ना कहीं हम इन सारे प्रोसेस में, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम फीलिंग्स को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं और यही हो रहा है। आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिएगा अमन से, कोशिश करेंगे कि अपन आपके बच्चे से बात कर सकें। अमन। आदरणीय चाचा जी, एक प्रश्न चैट में आया हुआ है, अंग्रेजी में है। What would be the best method to tell our parents that whatever we are doing is something with a purpose which we thought is correct? नाम बताएंगे मुझे, किसने भेजा? इंदु जैन गुरुवर विदिशा, ऐसा नाम लिखा हुआ है उन्होंने, इंदु जैन। अपने को एज पता हो सकती है इंदु जैन की? जी अगर वो लाइव है हम चेक कर लेते हैं तो हम उन्हीं से ये, जी हाँ वो लाइव है, उनको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अनम्यूट हो चुके हैं। इंदु, आपकी एज क्या है बेटा?
नहीं, ये मेरी बेटी का क्वेश्चन है सर। हाँ जी, आपकी बेटिया की एज क्या है? जजमेंट 18 साल की है। इंदु, मैं इस प्रश्न से, इस एज से और इस प्रश्न से, दोनों से निकल चुका हूं। हल्ला नहीं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पूरी लाइफ में, द मोमेंट यू नो और यू फील you have sorted the thing, that is the moment you will fail. हमें हमारे जीवन में जब ऐसा लगेगा कि ये चीज हमें समझ में आ गई है, उसी क्षण उसी समय कुछ ऐसा होगा जो आप ये बोलोगे कि ये चीज अलग तरीके से समझा जा सकती थी. The moment you will feel that you have sorted the problem, life will put on some other problem. तो अगर बेटा आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वो आपके नजरिए से सही है, तो दुनिया आपके नजरिए से नहीं चलती. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपका नजरिया गलत है, प्लीज मुझे गलत मत लेना. मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं. एक बार जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम एक डॉक्टर को ओपिनियन लेते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर को ओपिनियन लेते हैं, फिर तीसरे डॉक्टर को ओपिनियन लेते हैं ना. देयर आर मल्टीपल डॉक्टर्स, वी गो टू मल्टीपल डॉक्टर्स फॉर ओपिनियंस. यस. तो कई बार जब आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसीडर मल्टीपल ओपिनियंस एंड द ओपिनियंस ऑफ दोज हु केयर फॉर यू, नॉट इन योर माइंड बट इन देयर. अपन को दिखा चलो. और मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूं कि जब कोई शिकारी आता है ना शिकार करने, तो सिर्फ आपके माँ बाप खड़े रहते हैं, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं. मैं भी नहीं आऊंगा साथ देने. मैं बोलूंगा मैं अपने परिवार को देखूं कि दूसरे के परिवार को देखूं. प्रैक्टिकल है, सच है. तो अपने माँ बाप का ओपिनियन कंसीडर करना चालू करो, बिना उनके ओपिनियन के कुछ मत करो. जब भी तुम्हें ये लगे कि ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, you have sorted this. If our opinions, मतलब my opinion and my parents' opinions are poles apart, मतलब कुछ मैच ही नहीं हो रहा है. अगर मैं किसी चीज को ना बोल रही हूँ और वो हाँ बोल रहे हैं, तो एक कंक्लूजन पे आने के लिए कुछ थॉट प्रोसेस चाहिए ना, कि कोई बेस चाहिए, एक फाउंडेशन जिसपे हम लेकर उस चीज को लाए करके रख सके कि भाई फाउंडेशन. अब फाउंडेशन बेस की बात कर रहे हैं. Can trust be that foundation between your parents and you? The most important bond in every relationship. Can you? Yes, of course, I have to trust. Not in every. I'm not. Please don't compare the relation of your parents to any other relation in life. देखिए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, कंपैरिजन, कंपटीशन और करियर, ये तीन चीज से हटके अपने पेरेंट्स से बात करो. कंपेयर मत करो अपने पेरेंट्स से अपने रिलेशन, अपने पेरेंट्स से किसी और रिलेशन, अपने रिलेशन की और से. कोई नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ 18 to 21 का आउटबर्स्ट है. मेरे साथ भी हुआ और सबके साथ ये चैलेंजिंग फेस है. मेरी बेटी और मेरे बीच में भी होगा. एक पॉइंट आने के लिए आपने बोला योर ओपिनियंस आर पोल्स अपार्ट. देयर शुड बी सम फाउंडेशन टू कम ऑन एन कंक्लूजन. तो व्हाई कांट यू हैव द फाउंडेशन ऑफ सैक्रिफाइस दैट योर पेरेंट्स मेड फॉर यू, द लव दे हैव फॉर यू, द केयर दे हैव फॉर यू. कंसीडर दोस थिंग एज वेल. मैं गारंटेड बता रहा हूं, जिस समय आपको बुखार आया होगा आपकी मां सोई नहीं होगी, और वो ये बताने के लिए जब आप जगी होगी, वो बताने के लिए आपको नहीं बता रही होगी कि मैं रात भर तेरी वजह से नहीं जगी. जब आप सुबह उठी होंगी तो उसने आपको गर्म हल्दी का दूध पिलाया ही होगा. मानिए आप ये बात. अपने पेरेंट्स से रिलेशन को बाहर के किसी भी रिलेशन से कंपेयर मत कीजिए. और बेटा, द मोमेंट यू फील कि यू हैव सॉर्टेड द थिंग्स, दैट इज द मोमेंट यू आर रॉन्ग. ये आप जो जब गांव में अपन लोग रहते थे ना, तो अपने को बोलते थे गांठ बांध लो ये बात. तो गांठ में क्या होता था, मां अपनी बिटिया के गांठ में कुछ पैसे रख देती थी और वो गांठ बांध के रखती थी कि ये गांठ फिर मुसीबत में ही खोलना.
ये होता था, ये आजकल का कल्चर खत्म हो गया है, ठीक है। कुछ सोने के सिक्के रख देती थी, चांदी के सिक्के रख देती थी, कुछ पैसे रख देती थी और गांठ बांध देती थी। तो ये बात गांठ बांध लो बेटा कि कभी भी अपने पेरेंट्स के रिश्ते और अपने रिश्ते को बाहर के किसी भी रिश्ते से कंपेयर मत करना। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। और अगर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है और उसके लिए आपको फाउंडेशन चाहिए, तो वो आपके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, आपका प्यार, आपकी चिंता, आपके पेरेंट्स की चिंता, वो फाउंडेशन बन सकती है। शर्त यह है कि हम उसको बनाना चाहें। कभी भी अपने पेरेंट्स को गलत साबित करने के लिए कोई आर्गुमेंट मत करो, अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई आर्गुमेंट मत करो। मजा तो तब है बेटा जब आपके पेरेंट्स आर्ग्यू आपसे, आपको साबित करने के लिए करें, और आप अपने पेरेंट्स से आर्गुमेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एस्टेब्लिश करने के लिए करें, तो मजा आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम फाइट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए, पेरेंट्स फाइट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने के लिए, मजा ही नहीं आता। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने लगे हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने लगे, तो बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। नो सर। भैया बोलो यार, भैया सर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे। हाँ, नो भैया। ठीक है, पेरेंट्स को कभी कंपेयर मत करो, परमपिता परमात्मा के बाद वही है। आप अमन से मेरा नंबर ले लेना, मेल आईडी ले लेना, आपको कभी भी कोई तकलीफ हो डायरेक्ट कॉल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। हाँ अमन। शाश्वत जैन। हेलो। हाँ जी, हेलो। हिल गया। जय तारण तरण। जय जय जिनेंद्र। मेरा अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना अच्छा किया। इससे मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपका ऐसा ही चलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। ओके, ख्याल रखिए अपना, और मैं अगली बार जब भी दिल्ली आऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे मिलूं। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? यस। ओके, टेक केयर। एक क्वेश्चन आया है जिनका आईडी मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ अजीब सा आईडी है 398E3576। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत कम। जय जिनेंद्र, मैं मुंबई से आरजू, मेरा बेटा है 1.5 साल का। मैं उसके रिलेशन में क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वो राइम्स और कार्टून चैनल्स बहुत देखता है। मैं 1 साल से 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि वो उसके अलग हटके धर्म की या कोई सॉन्ग या डांस चैनल्स देखे, और लगाती भी बहुत हूँ, मगर वो जब लगाती हूँ तो रोने लगता है उस समय पे, और जैसे मैं चेंज करती हूँ राइम्स पे तो वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है। तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस चीज से मैं क्या करूँ? आप उसको धर्म का
हेलो, कितने कितने क्वेश्चन और हैं? एक आखिरी क्वेश्चन इसके बाद हम लेंगे। आप सभी आदरणीय पेरेंट्स को मेरा निवेदन है, हम सभी का निवेदन है, समय काफी हो रहा है, आप अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज दीजिएगा। हम आदरणीय अविराज चाचा जी से उनका समाधान करके आप तक पहुंचा देंगे। आदरणीय चाचा जी को शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है या उनको कॉल आया है। मैं आज के इस अद्भुत सेमिनार के आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित करना चाहता हूँ आदरणीय बड़े भैया तरुण जैन भाई साहब छिंदवाड़ा से। हेलो हेलो जी भाई साहब, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल। ओके। हेलो अमन, आ रही है आवाज? जी भाई साहब, आ रही है। थोड़ा नेटवर्क आपकी ओर से वीक है बट आवाज आ रही है। ओके। तो चलिए, मैं श्री तारण तारण युवा सभा की ओर से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा भाई भी यहाँ पर से आज की इस कार्यशाला में जितने भी लोगों ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर में सुन रहा था, देख रहा था, सबने पार्टिसिपेट किया। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सारी तरफ से जैन समाज के लोग इसमें जुड़े और सबने बहुत अच्छा सेशन सुना। और स्पेशल थैंक्स अविराज जी, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और आपके बारे में परिचय देते समय मैं एक बात भूल गया था कि आपके पापा, जिनका जिक्र आपने बार बार सेशन में किया, श्री अशोक जैन जी, एनेस्थीसिया हेलो जी भाई साहब, आपकी आवाज, आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, बीच बीच में म्यूट हो जा रहा है। ओके ओके, अब कंटिन्यू है? जी जी अब कंटिन्यू है। आपकी मम्मी श्रीमती ऋचा जी, जिनको हमने परिचय सम्मेलन के दौरान एंकरिंग करते हुए बहुत कुछ सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा ही है। और आप दोनों के गुण और खासतौर से नाना जी के गुण आज हमको अविराज जी में देखने को मिले। मैं युवा सभा की ओर से, संपूर्ण समाज की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उम्मीद करूंगा कि जैसे आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आज समय दिया है, हम हेलो अमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जरूर अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय तरुण भैया। जी जी। चाचा जी का डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, अभी हमारे साथ अविराज चाचा जी उपस्थित हो चुके। जी जी मैं फिर से बोल देता हूँ, है ना? मैं आपके नहीं, मैं संपूर्ण समाज की ओर से, युवा सभा की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा भाई श्री ऋषभ जी, संदीप रौनक जी और संपूर्ण समाज की ओर से और जितने भी लोगों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, उन सब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ जैसे आपने सहर्ष आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, अपना बेशकीमती समय हमें दिया, आगे भी आप हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आपके अनुभवों को हम सब के बीच साझा करेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, आप लोगों ने मौका दिया, मेरे लिए बड़ी बात है। समाज से जुड़ने के लिए सारी गतिविधियां होती रहनी चाहिए और आप लोगों का बहुत सीरियसली ये काबिले तारीफ प्रयत्न है पाठशाला चालू करने का। मुझे मालूम नहीं था मेरी बिटिया भी इस पाठशाला में है और ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं, अब हम चाहेंगे कि अब बिटिया आपके साथ जुड़ी है पाठशाला में और आप हमारे साथ समाज में जुड़ करके हमें हर समय सहयोग प्रदान करेंगे और हम और आप दोनों मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी लोगों का, जो भी जिन्होंने भी इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट किया, उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, मैं अमन एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहता था
जी जी चाचा जी। आप जो लोग भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, आप मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर उनको शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। इतनी मदद हो सकेगी जो मेरी समझ के हिसाब से जो सॉल्यूशंस होंगे हम बिल्कुल उन तक बता सकते हो। जी जी बिल्कुल। इसमें तो कोई भी जोड़ सकता है। इसी के साथ ये अद्भुत सेमिनार हम यहाँ पे समाप्ति की घोषणा करते हुए हम स्तुति के और बढ़ते हैं। उससे पहले मैं दो छोटी सी सूचनाएं यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। वर्ग 1 और वर्ग 2 के बच्चों के लिए, जैसे कि विगत 3 क्लास हुई है दोनों वर्गों की, तो हमने उनके लिए कुछ एक्टिविटीज निर्धारित की हैं। वो एक्टिविटीज फ्राइडे तक आपको करनी होगी। क्या होगी ये आप सभी को अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में पता चल जाएगी बच्चों के लिए। और कल से मंडे से शाम 7:30 से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन के लिए प्रौढ़ वर्ग की कक्षा शाम 7:30 बजे से लगेंगी। कल से 4 दिन के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे आदरणीय मामा जी पंडित राजेंद्र कुमार जी जैन शिरपुर से। 4 दिन की कक्षा वो आपकी प्रौढ़ मतलब हम सब की प्रौढ़ वर्ग की कक्षा लेंगे। इसमें 18 वर्ष तक तो अपने वर्ग 2 तक के बच्चे हैं, उससे ऊपर के सभी समाजगण जिन्हों इस कक्षा के लिए कोई रजिस्ट्रेशन के लिए हमने कोई फॉर्म वगैरह नहीं रखा था, ये आप सभी के ग्रुप में लिंक इसकी प्रेषित कर दी जाएगी समय पे। आप सभी 7:30 बजे कल से 4 दिन के लिए अगले वीक में हमारे साथ सादर आमंत्रित है कक्षा के लिए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय अविराज चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जय जिनेंद्र, जय तारन। स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए हम इस सेमिनार की समाप्ति करेंगे। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। तारण तारण मंगलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तारण।